स्वागत है आपका। वक्त सत्ते पे सत्ता का है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कोरोना की चपेट में अब लगभग अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार आ गया है, सिवाय जया बच्चन के। अब ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव आई हैं। सिर्फ पत्नी जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट अभी नेगेटिव आई है। इसके अलावा बच्चन परिवार में 4 लोगों को कोरोना संक्रमण हो गया है। अमिताभ और अभिषेक पहले से ही कोरोना संक्रमित हैं। दोनों मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं और ताजा रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं उसमें ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या बच्चन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। केवल जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव है। हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर मुंबई से जुड़ गए हैं। गणेश, सुबह से मीडिया में खबरें चल रही थी कि केवल अमिताभ और अभिषेक ही पॉजिटिव हैं, बाकी रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं, तो अब क्या दोबारा टेस्ट की रिपोर्ट आई है? विस्तार से बताएं खबर। जी देखिए, टेस्ट हुए ही नहीं थे या टेस्ट के रिजल्ट आए ही नहीं थे। मीडिया ने अपने ही कुछ सोर्सेज के आधार पे ये जानकारी दी थी और एबीपी नेटवर्क ने ही पहले बताया था कि नेटवर्क पॉजिटिव या नेगेटिव की रिपोर्ट बाकी परिवार के लोगों की 2:30 बजे आएगी और 2:30 बजे रिपोर्ट आई है। इसमें जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता, उनकी पोती नव्या नवेली और 2 और लोगों के टेस्ट परिवार से किए थे, जिसमें ऐश्वर्या और आराध्या दोनों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं और अन्य 4 लोगों के टेस्ट नेगेटिव आए हैं। इसके अलावा अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। कुल 28 से 30 लोगों के संपर्क में अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन पिछले 10 दिनों में आए थे। उनके नाम बीएमसी की टीम को दिए गए हैं। उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है। वो किन लोगों से मिले थे उनको भी होम क्वारंटीन करने का स्टैंप मारा जाएगा और जो क्लोज कॉन्टैक्ट में थे उनके टेस्ट लिए जाएंगे। बीएमसी की एक डेडिकेटेड टीम अब जलसा और जनक और प्रतीक्षा, ये जो 3 बंगले हैं वहां पर रखी गई है। दोपहर के समय सुबह के समय जब टीम आई थी सैनिटाइजेशन के लिए, तो 4 महिला अधिकारी बीएमसी के वहां पहुंची थी, जिन्होंने आराध्या, जया, माफ करिएगा, ऐश्वर्या बच्चन, जया बच्चन और अन्य जो महिलाएं थी उनसे बात की और उनको सेल्फ आइसोलेशन की सूचना दी। वो सेल्फ आइसोलेशन में पहले ही थी उनकी रिपोर्ट आने के बाद से। अब ये जब दोनों पॉजिटिव आई हैं तो अभी फिलहाल दोनों घर पे हैं। बीएमसी का एक नियम है कि अगर आप सिम्पटोमेटिक नहीं है तो आप घर पर रहकर भी इलाज करा सकते हैं, आपकी मॉनिटरिंग घर पे होगी। अब देखना है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है या फिर उनको घर पे ही उनको क्वारंटीन किया जाएगा, क्योंकि उनके 3 घर हैं। तो संभव है कि एक घर में जैसे जलसा में वो रहते हैं तो जनक या प्रतीक्षा में दोनों को रखा जाएगा आइसोलेशन में और वहीं पर माँ बेटी दोनों अपना इलाज बीएमसी और डॉक्टर्स की निगरानी में कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल अभी तय नहीं हुआ है कि उनको अस्पताल ले जाना है या घर में ही लेकिन फिलहाल जो है वो घर पे ही है। ऐश्वर्या और आराध्या, घर पर भी इलाज हो सकता है। अब देखना होगा कि क्या कॉल परिवार लेता है और क्या सजेस्ट डॉक्टर्स करते हैं। शुक्रिया गणेश अहम जानकारी के लिए। और अब वक्त है सत्ते पे सत्ता का। हर वीकेंड पर इसी समय सत्ते पे सत्ता शो में हम लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 7 शहरों की ऐसी कहानियां जो हमारे आसपास होकर भी हमारी नजरों से ओझल होती हैं। आज पहली कहानी लखनऊ की, जहां पर रहती है पूर्व पुलिस अधिकारी पुष्पा दुबे। पुष्पा ने महादान किया है और ऐसे वक्त में महादान चर्चा में है जब विकास दुबे के कारण पूरी यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है। कोरोना को हराने के लिए पिछले कई महीनों से देश के तमाम डॉक्टर, पुलिस वाले और सफाई कर्मी कोरोना वॉरियर्स की भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो चुपचाप महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है लखनऊ की रिटायर्ड इंस्पेक्टर पुष्पा दुबे। सत्तर वर्षीय पुष्पा दुबे ने कोरोना महामारी में लोगों की मदद के लिए अपने जीवन भर की जमा पूंजी को इकट्ठा करके कुल 1 करोड़ 10 लाख रुपयों की भारी भरकम रकम पीएम केयर्स और यूपी कोविड रिलीफ फंड में दान कर दी। इस समय कोरोना चल रहा था, हमने कहा लाओ ये अच्छा समय है, तो हमने मैं और मैनेजर साहब से और गौरव से मैंने कांटेक्ट किया और ये जी ये वक्त पे मिल गए। तो इनसे तो आपको लगा नहीं कि भाई आपकी बुजुर्ग अवस्था है, क्या लगा पूंजी जो है आप दान कर देंगी तो अपने अरे देखो खाने को बचाने को क्या करना, पेंशन नहीं मिलती, खाने पीने को मकान नहीं है,
मकान बेच देंगे, क्या करेंगे? हमें कोई वो थोड़ा ही है कि पेंशन से हमारा खाने पीने का खर्चा तो चलेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पीएम केयर्स में दान देने की अपील की थी, जिसके बाद पुष्पा देवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी 34 साल की नौकरी में जमा की गई सारी पूंजी दान दे दी। हालांकि उनके दूर के रिश्तेदारों ने इस फैसले पर नाखुशी जाहिर की थी, लेकिन सबको दरकिनार कर पुष्पा दुबे ने अपने मन की बात सुनी। मैं बहुत सेटिस्फेक्शन है, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई मैं चिंता में हाय मैंने दे दिया। हाँ, मेरे दूर दराज के रिश्तेदारों को जरूर शौक लगा, अदरवाइज हमें कोई दुख नहीं है। हमें दुख होता तो हम क्यों ऐसा काम ही करते, देखिए, है कि नहीं। 1 करोड़ 10 लाख जैसी बड़ी राशि दान करने के बाद पुष्पा दुबे का जन कल्याण का जज्बा कम नहीं हुआ है और अब वो कानपुर में अपने जमीन पर गरीब बच्चों के लिए आश्रय स्थल बनवाना चाहती हैं। मेरी एक ज़मीन है कानपुर में, रामा देवी पे है, वो मैं सर्च नहीं कर पा रही, इसको जरूर। अब वो मैंने दी थी उसको एप्लीकेशन, मैंने वो जो ना गरीब बच्चों को शेल्टर होम बनाने के लिए। पुष्पा दुबे के इन फैसलों के पीछे बड़ी वजह है कि उनकी कोई संतान नहीं है और उनका मानना है कि सादगी से जिंदगी जीने के लिए उन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाली पेंशन काफी है। इसलिए पुष्पा देवी उम्मीद करती हैं उनकी तरह बाकी लोग भी बेसहारा और गरीबों की मदद के लिए आगे आएंगे। 34 वर्षों तक उत्तर प्रदेश पुलिस में रहकर ईमानदारी से प्रदेश की सेवा करने वाली पुष्पा दुबे ने जब कोरोना जैसी महामारी आई तो प्रधानमंत्री की अपील पर अपनी जीवन भर की जमा पूंजी 1 करोड़ रुपया पीएम केयर में दान कर दी। वो लोगों से अपील भी करती हैं कि जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उसे आगे बढ़कर समाज में दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। कैमरा से जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। सावन का महीना चल रहा है। कहा जाता है कि महादेव के अलग अलग रूप के दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तिल भांडेश्वर महादेव भगवान शिव का ऐसा ही अद्भुत रूप है जो वाराणसी में देखने को मिलता है। इस मंदिर में रोज तिल का तेल चढ़ाया जाता है और रोज तेल चढ़ते चढ़ते शिवलिंग का आकार विशाल हो चुका है। सत्य पे सत्ता के लिए देखिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। गंगा की धारा, एक दूसरे से जुड़े घाट, साधु सन्यासी, सकरी गलियां और गलियों में बेफिक्र लोगों के बीच फिरते जानवर, ये तमाम रंग मिलकर जो तस्वीर बनाती हैं उसे बनारस कहते हैं। लेकिन बनारस की असल पहचान है शिव, जहां ज्योतिर्लिंग काशी के अलावा शिव के कई रूपों में से एक रूप है तिलभांडेश्वर महादेव। मान्यता है कि जिस जगह पर यह मंदिर है वहां कभी तिल की खेती हुआ करती थी, जहां ये शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ जिसे तिलभांडेश्वर नाम दिया था। यह शिवलिंग जमीन से करीब 32 फीट की ऊंचाई पर है, जबकि शिवलिंग की परिधि करीब 17 फीट है। मान्यता है इस जगह पर विभाण नाम की ऋषि ने तप किया, जिसके बाद प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि कलयुग में शिवलिंग में रोजाना 1 तिल बराबर वृद्धि होगी और इसके दर्शन करने वालों को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। बराबर 1 तिल के प्रमाण से रोज बढ़ता ही रहता है। ये लोग पहले से ही लोग बड़े लोगों का बात है, ये तो उसके नापने के उलो ही बात से जो विश्वास के साथ भगवान बढ़ता रहता है। तिल के प्रमाण से रोज तिल से निकले हुआ, फीलिंग से निकला, खेती से निकला हुआ। मंदिर से जुड़े लोग बताते हैं तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर को कई बार ध्वस्त करने की कोशिश हुई, जिसके प्रमाण भी शिवलिंग पर देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हो सका। इनका महिमा तो अपरंपार है, आप जो मांगते हैं वो मिलता है। औरंगजेब की सेना भी आई थी। औरंगजेब की सेना जब आया तो कहा जाता है कि जब आया तो इनको फाड़ी से टाकी से तोड़ने लगा,
तोड़ने का निशान आज भी है उस पे। वैसे भी महादेव का हर स्वरूप चमत्कारों से भरा पड़ा है और तिल भांडेश्वर महादेव का भी रोजाना तिल तिल बढ़ना चमत्कार ही माना जाता है। और हर साल इस शिवलिंग की नाप ली जाती है, जिसमें शिवलिंग का आकार थोड़ा बड़ा हुआ मिलता है। कहते हैं कि महादेव का ये रूप रोज तिल तिल बढ़ता है और आज महादेव अपने विशालकाय रूप में काशी में तिल भांडेश्वर महादेव के रूप में जाने जाते हैं। रोजाना इनका शिवलिंग तिल तिल बढ़ता है और भक्तों की इनमें असीम श्रद्धा है, आस्था है। कहते हैं कि महादेव के इस रूप के दर्शन मात्र से ग्रह बाधा दूर हो जाती है और साक्षात भोलेनाथ का भक्तों को आशीर्वाद मिलता है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। अब कोरोना संकट के कारण कांवड़ यात्रा तो नहीं हो पाएगी। कोरोना के कारण घर से निकलने में भी डर लगता है। ऐसे में गंगा स्नान करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप 30 रुपए खर्च करें तो गंगा जी स्वयं आपके घर तक पहुंच जाएंगी। कैसे, ये जानने के लिए आपको करना है ये कि हमारी अगली रिपोर्ट देखनी है। पर रोक लगने के बाद अब डाक विभाग घर घर गंगा जल पहुंचाएगा। इस व्यवस्था के तहत लोग अपने नज़दीकी डाक विभाग से गंगा जल मंगवा सकते हैं, जिसकी कीमत मात्र 30 रुपये होगी। इस बार हमारी एक विशेष व्यवस्था है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो हमने गंगा जल की व्यवस्था किया है और हमारे जो पोस्ट ऑफिस के काउंटर्स हैं उनके माध्यम से हम बिक्री कर रहे हैं। जैसे हमारे ज़िले में सहारनपुर शहर में हेड पोस्ट ऑफिस है और ये सहारनपुर सिटी पोस्ट ऑफिस है, छुटमलपुर डाकघर, देवबंद डाकघर, सरसामा डाकघर तथा गंगोह डाकघरों से हम बिक्री कर रहे हैं पूरे जिले में। डाक विभाग के अधिकारियों का दावा है कि हरिद्वार के गंगा जल की पैकिंग कर लोगों तक पहुंचाई जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक हर साल डाक विभाग लोगों तक गंगा जल पहुंचाता था, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा बंद होने से थोड़ा ज्यादा मात्रा में गंगा जल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अभी इधर कुछ डिमांड बढ़ी है, हमारे पास लगभग 250 से ज़्यादा स्टॉक थे, लेकिन हमने अभी स्टॉक और मंगाया है और अभी हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर कहीं जबकि मंदिर बंद हैं, अदरवाइज हमारा तो काउंटर उस मंदिर के पास ही लगाया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर भी हम पोस्टमैन के माध्यम से घरों घरों तक पहुंचाएंगे। अगर किसी की डिमांड है तो मैं उनके घर भी पहुंचा दूंगा। हर साल सावन माह में पवित्र कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है और कांवड़ यात्रा से करोड़ों हिंदुओं की आस्था भी जुड़ी हुई है। यही वजह है कि आस्था को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग ने इस बार घर बैठे शिव भक्तों के लिए जलाभिषेक की व्यवस्था की है। एबीपी गंगा के लिए सहारनपुर से बलराम पांडे की रिपोर्ट। सब बड़े खुश हैं कि कोरोना के कारण चलो काम नहीं रुक रहा। अफसर बाबू, क्लर्क वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और स्कूल कॉलेज के छात्र ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि प्री नर्सरी वाले बच्चे भी तो कोरोना से पहले स्कूल जाते थे, लेकिन अब पढ़ पा भी रहे हैं या नहीं? कोरोना संकट की वजह से स्कूल कॉलेजों समेत देश भर के शिक्षण संस्थान पिछले कई महीनों से बंद पड़े हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को कोरोना संक्रमण से बचाते हुए उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कूल और कॉलेज ऑनलाइन स्टडी सिस्टम का सहारा ले रहे हैं। हालांकि कोरोना की मार से स्कूल और कॉलेज तो उबरने लगे हैं, लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाने और उनकी देखरेख करने वाले प्री स्कूलों के सामने अब भी अपना कामकाज शुरू करने की चुनौती बरकरार है, क्योंकि प्री स्कूलों में
जाने वाले बच्चों को मोबाइल ऐप या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पढ़ाना बेहद मुश्किल काम है। इस समय हमारे पास जो प्री स्कूल्स हैं आधी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। सेकेंड इज़ कि जो टीचर्स भी हमारी हैं, टीचर्स और स्टाफ हमारे पास उतना ही रह गया, तो टीम उतनी है, बच्चे आधे हो गए, दैट इज़ नंबर 1। 10% प्री स्कूल ऐसे होंगे जो टेक्निकली बहुत साउंड हैं और ऑनलाइन क्लासेस बहुत बेहतर तरीके से ले रहे हैं, और एक बड़ी संख्या है जो बंदी की कगार पे है, इसलिए क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं आ रहे हैं, पेरेंट्स फीस भी नहीं दे पा रहे हैं, और कई सारे स्कूल्स तो ऑनलाइन मेथडोलॉजी भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग। लखनऊ में 1000 से ज़्यादा प्री स्कूल चलाए जाते हैं, जिनमें तकरीबन 150 से 200 ऐसे हैं जो किसी नामी प्री स्कूल की फ्रेंचाइजी लेकर काम करते हैं, जबकि 300 के आसपास नॉन ब्रांडेड लेकिन अच्छे स्तर के प्री स्कूल हैं। इसके अलावा कई स्कूल घरों में भी चलाए जाते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से सभी प्री स्कूल बंद पड़े हुए हैं, और अगर स्कूल खुल भी गए तो पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को फिलहाल स्कूल नहीं भेजेंगे। ऐसे में अब जिनके पास संसाधन और ट्रेंड अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने ऑनलाइन का रुख कर लिया है, जहां 3 साल से बड़े बच्चों को वीडियो कॉलिंग के जरिए ही एक्टिविटी या पढ़ाई कराई जा रही है, जिसमें टीचर्स को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। छोटे बच्चों के लिए चलाए जाने वाले इन प्री स्कूलों ने भले ही ऑनलाइन स्टडीज का रुख कर लिया है, लेकिन जिन प्री स्कूलों के पास अब भी ऑनलाइन स्टडीज के लिए संसाधन नहीं है, उनके लिए अब काम करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। कोरोना संकट के कारण हिदायत दी जा रही है कि 2 गज की दूरी का पालन कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, लेकिन जरा सोचिए कि ऐसे में संसद कैसे चलेगी। लेकिन इन्हीं हालात में संसद का सत्र बुलाने की तैयारी हो रही है, कैसे, ये अविनाश तिवारी बताएंगे। लॉकडाउन के 4 चरण खत्म होने के बाद केंद्र सरकार ने देश को धीरे धीरे अनलॉक करना शुरू कर दिया है। हालांकि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन चर्चा है कि कोरोना वायरस के संकट के बीच संसद का मानसून सत्र शुरू करने की तैयारी की जा रही है। लिहाजा जल्द ही मानसून सत्र के लिए संसद के दरवाजे खुल सकते हैं। बताया जा रहा है कि तकनीक के इस्तेमाल को लंबे समय तक विकल्प के तौर पर अपनाने पर चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार संसद का मानसून सत्र अगस्त के आखिरी सप्ताह या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू करने की संभावनाएं तलाश रही है। इस सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही में सांसद उपस्थित होंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि कोरोना वायरस के लगातार तेजी से बढ़ रहे मामलों के चलते अब तक संसद के मानसून सत्र को बुलाने पर फैसला नहीं लिया जा सका है। साथ ही ये भी कह पाना मुश्किल है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संसद के मानसून सत्र को कैसे चलाया जाएगा। चर्चा है कि दोनों सदनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सांसदों को 3 जगहों पर बैठाया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान सदन में सभी सांसदों को 6-6 फीट की दूरी पर बिठाया जाएगा। इस व्यवस्था के चलते लोकसभा के सदन में जहां करीब 125 सांसद बैठ सकेंगे, जबकि राज्यसभा के सदन में करीब 60 सांसद ही बैठ सकेंगे। इसके अलावा सांसदों को सदन की दर्शक दीर्घा में भी बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। दर्शक दीर्घा में बैठकर वहां आने वाले लोग सदन की कार्रवाई देखते हैं। इन दोनों जगहों पर जगह भरने के बाद जो सांसद बच जाएंगे, उन्हें संसद भवन परिसर में मौजूद 2 अलग-अलग भवनों में बिठाया जाएगा, जो वर्चुअल तरीके से अपने अपने सदनों की कार्रवाई में हिस्सा ले सकेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को अलग अलग भवनों में बिठाया जाएगा। नए इंतजामों का एक असर ये भी होगा कि मानसून सत्र के दौरान बाहर के दर्शक संसद की कार्रवाई नहीं देख पाएंगे। वहीं मानसून सत्र के दौरान पत्रकार दीर्घा में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, जिसका खाका तैयार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो एक ऐसे भी विकल्प पर विचार किया जा रहा है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करते हुए ऐसे सांसदों की सूची तैयार की जाए जिनकी संसद चलाने के लिए दैनिक आधार पर जरूरत होती है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार ने मानसून सत्र आयोजित करने के लिए कमर तो कस ली है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए किस तरीके से मानसून सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन करा पाती है। कैमरा वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। वक्त है एक ब्रेक का, फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।